हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू स्टडी एट द 22। आज मेरा ये 5वां वीडियो है कॉन्ट्रैक्ट सीरीज़ का, जिसमें आज हम लोग सेक्शन 10 को डिस्कस करेंगे, जो कि कहता है व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट और एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अपने मेन टॉपिक पे आने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या है, दो पार्टीज के बीच में एक लिखित एग्रीमेंट होता है। ठीक है, जो कि सर्टेन ऑब्लिगेशंस उसमें दिए होते हैं। एग्रीमेंट में क्या होते हैं, सर्टेन ऑब्लिगेशंस दिए होते हैं जो कि दोनों पार्टीज को परफॉर्म करना पड़ता है। और जब वो लिखित एग्रीमेंट, रिटन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है, अ कॉन्ट्रैक्ट मीन when two parties put into writing an agreement which contains certain obligations which are performed by such parties, and when such written agreement become enforceable by law it's become a contract। क्या कह रहा है, हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं, जब दो पार्टी कोई भी एग्रीमेंट बनाता है लिखित रूप से, जिसमें कुछ सर्टेन ऑब्लिगेशंस प्रॉमिस दिए होते हैं जो कि परफॉर्म करना होता है, और जब वो लिखित एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। हमारा इसमें एक टर्म आया है इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, अर्थात लॉ के द्वारा इन्फोर्स कराना। उसका मतलब क्या होता है, तो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ का मतलब सिंपली ये होता है कि जो पार्टीज हैं उसके लिए ये बाइंडिंग हो जाता है। ठीक है, इन्फोर्सिएबल बाय लॉ मतलब कि हम लोग जब एग्रीमेंट का वायलेशन होगा, ठीक है, उसके ऑब्लिगेशंस को पूरे नहीं किए जाएंगे, तब हम उस पर लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर एग्रीमेंट का वायलेशन होगा, ऑब्लिगेशंस पूरे नहीं किए जाएंगे, तो जो भी पार्टीज है उसके अगेंस्ट में हम लीगल एक्शन भी ले सकते हैं, फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो वही हो गया इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। क्लियर है? यहां पे क्या कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट का क्या डिफिनेशन दिया गया है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन यही दिया गया है कि एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। यानी एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्स होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। ठीक है, और आते हैं, एन एग्रीमेंट इज ए सेटलमेंट बिटवीन टू पार्टीज which contains obligations and promise which both parties need to fulfill. When such an agreement is made binding by law, it becomes a contract। एक और मतलब है, क्या है कि एग्रीमेंट क्या है, एक तरह का सेटलमेंट है दो पार्टीज के बीच में। ठीक है, जिसमें कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं, प्रॉमिस होते हैं, और जो कि दोनों पार्टीज को फुलफिल करना पड़ता है। और जब वो एग्रीमेंट क्या होता है, बाइंडिंग बाय लॉ हो जाता है, तो वो क्या कहलाने लगता है, कॉन्ट्रैक्ट कहलाने लगता है। देयरफॉर एन एग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस which are be performed by the parties to contract। promise have to perform something for others। यहां पे बात हुआ रेसिप्रोकल प्रॉमिस का। रेसिप्रोकल प्रॉमिस मतलब क्या होता है कि दोनों पार्टीज आपस में कुछ ना कुछ करे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सेब लेने के लिए, फल लेने के लिए एक ठेले वाले पास गया, बोला कि मुझे 1 केजी सेब चाहिए, उसके बदले मैं आपको 80 रुपया दूंगा। तो वो मेरे लिए क्या करेगा, सेब देगा। ठीक है, मेरे को 80 रुपया के बदले सेब देगा। तो मैंने क्या किया कि 100 रुपया दिया, 80 रुपया दिया, और उसने क्या किया, सेब अपना दिया। ठीक है, तो ये क्या बोला, रेसिप्रोकल प्रॉमिस इसी को कहते हैं। ठीक है, समथिंग फॉर अदर्स, परफॉर्म समथिंग फॉर अदर्स, वो भी मेरे लिए कुछ किया, मैंने भी उसके लिए कुछ किया, तो वो क्या हो गया, रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो गया। अब डेफिनेशंस के बारे में बात करें तो 3 डेफिनेशन को मैंने यहां कोट किया है, प्लॉक का, सेलमेंट का और एंसन का। ठीक है, प्लॉक क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, कि एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी एग्रीमेंट, ठीक है, एंड प्रॉमिस जो कि इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होगा वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। क्लियर है, कुछ खास डेफिनेशन नहीं है इनका।
सेलमेंट क्या कहते हैं? एन कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन बाय विच राइट्स आर एक्वायर्ड बाय वन और मोर टू एक्ट अ फॉरबियरेंस ऑन द पार्ट ऑफ अदर। वही सिंपल सी बात कह रहे हैं कि भाई एक एग्रीमेंट जो है क्रिएट जब हम लोग करते हैं या डिफाइन करते हैं तो वो कुछ लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है उसके जो भी पार्टीज है उसके, जो कि फुलफिल करना पड़ता है एक या दोनों पार्टीज को। ठीक है। एंसन क्या कहते हैं? द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज दैट ब्रांच ऑफ लॉ which determine the circumstances in which a promise shall be legally binding on the person making it। क्या बोल रहा है कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्रांच ऑफ लॉ है जो कि क्रिएट किए जाते हैं, और जब वो प्रॉमिस जो होता है ना वो लीगली बाइंडिंग होता है उस व्यक्ति पे जो उस पर्सन उसको क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं और मेरा टीनेंट रेंटर, ठीक है, एक क्या कहते हैं एग्रीमेंट तैयार किए कि 10 साल तुमको रहना होगा मेरे घर पे। ठीक है। तभी मैं तुमको जमीन, ये मेरा घर लीज पे दूंगा। अगर हम दोनों उस चीज को परफॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है, तो हम लोग पे क्या हो सकता है? लीगल एक्शन लिए जा सकते हैं, क्योंकि ये बाइंडिंग बाय लॉ हो जाता है। एग्रीमेंट क्या हम लोग बना लिए तो ये क्या हो गया? बाइंडिंग बाय लॉ हो गया। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? बाइंडिंग बाय लॉ हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या जरूरी है? एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी दोनों जरूरी है। ठीक है। अब एक इलस्ट्रेशन से हम रेसिप्रोकल प्रॉमिस को समझते हैं। ठीक है। राम जो है सीता से डील करता है कि मैं तुम्हारे 10 बैग्स जो है सीमेंट के सर्टेन क्वालिटी का वो 1 लाख रुपया में लूंगा। ठीक है। राम किससे डील किया? सीता के साथ, क्योंकि सीता के पास 10 बोरी सीमेंट एक सर्टेन क्वालिटी का था, जो राम बोला कि मैं तुमसे वो 10 बोरी सीमेंट लूंगा 1 लाख रुपया का। इन द केस सीता जो प्रॉमिस करती है राम को कि हम तुमको 10 बोरी सीमेंट देंगे सर्टेन क्वालिटी का अगर तुम मुझे पैसों दोगे तो। ठीक है। तो ए जो प्रॉमिस किया था वो अपना प्रॉमिस को पूरा करते हुए सीता को 1 लाख रुपया देता है, और सीता जो है राम को क्या करती है? 10 बोरी सीमेंट देती है सर्टेन क्वालिटी का। इन दिस केस बोथ हैव परफॉर्म समथिंग फॉर अदर्स। हम लोग यहां पे क्या देखें कि राम ने 1 लाख रुपया दिया और सीता ने सर्टेन क्वालिटी का सीमेंट 10 बोरा राम को दिया। ठीक है। तो दोनों ने कुछ ना कुछ अपना परफॉर्म किया है, 10 इसी को रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहते हैं। यानी बोथ आपस में कुछ ना कुछ परफॉर्म करेंगे। राम ने पैसा दिया, सीता ने उसको 10 बोरी सीमेंट दिया। ठीक है। तो राम ने क्या किया? मॉनेटरी परफॉर्म किया, सीता ने जो भी गुड्स एंड सर्विस का काम था उसको अपना परफॉर्म किया। तो ये एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहलाया। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्या कहता है कि चैरिटी इज नॉट अ केस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस बिकॉज अ पर्सन डूइंग चैरिटी डज नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग इन रिटर्न। क्या कह रहा है कि चैरिटी जो होते हैं वो रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं होते हैं, बिकॉज हम लोग जब चैरिटी करते हैं, ठीक है, दान दक्षिणा देते हैं या फिर कहीं पे पैसा लगा देते हैं समाज कल्याण के लिए, तो हम लोग उसके अपोजिट में कुछ रिटर्न में हम उससे नहीं चाहते हैं। मंदिर में पैसा देते हैं तो हम लोग क्या कुछ रिटर्न में चाहते हैं? चैरिटी करते हैं कुछ तो रिटर्न में चाहते हैं? नहीं, वो तो दान है भाई, श्रद्धा से देते हैं उसके बदले। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं होता है। तो चैरिटी में याद रखिएगा कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं होता। सेक्शन 10 इन चैप्टर 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेंशन दैट एसेंशियल एलिमेंट्स इन एग्रीमेंट विच रिजल्ट इनटू कॉन्ट्रैक्ट। क्या कर रहा है? चैप्टर जो सेक्शन 10 है चैप्टर 2 का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में बात करता है इन एग्रीमेंट जो कि रिजल्ट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ठीक है। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। सारे एग्रीमेंट्स क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इफ दे मेड विथ फ्री कंसेंट, अगर वो फ्री कंसेंट के साथ बनाया गया हो। पार्टी इज एबल टू गेट इनटू कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप विथ ए लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। ठीक है। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। तो चलिए अब एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करें तो सबसे पहला क्या एलिमेंट्स है? 2 पार्टीज। तो एटलीस्ट 2 पार्टीज होना चाहिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। सिंगल व्यक्ति क्या कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है? नहीं। ठीक है। 2 पार्टीज का होना जरूरी है, एटलीस्ट कम से कम 2 पार्टी का होना जरूरी है। ऑफर, देयर शुड बी एन ऑफर और प्रपोजल बाय 1 पार्टी। ठीक है।
कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कम से कम ऑफर होना चाहिए। हाँ मैं घर बेच रहा हूं, तुम लोगे, ठीक है, तो एक बेचने वाला एक लेने वाला तो होना चाहिए। क्या खाली बेचने वाला से क्या कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? नहीं, तो ऑफर होना चाहिए, प्रपोजल होना चाहिए। ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट बनाने का फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज प्रपोजल एंड ऑफर। कोई फर्स्ट स्टेप क्या है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए? प्रपोजल और ऑफर। तीसरा है एक्सेप्टेंस होना चाहिए, ठीक है। मैंने ऑफर दे दिया और उसको कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, तो क्या ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो पाएगा? नहीं। तो दूसरा जो सेकेंड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या है? एक्सेप्टेंस है, जो कि सेक्शन 2B में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन है, ठीक है। ऑफर मेड शुड बी एक्सेप्टेड बाय अदर पार्टी। चौथा क्या है? लॉफुल कंसिडरेशन। द एग्रीमेंट शुड बी सपोर्टेड बाय लॉफुल कंसिडरेशन। आफ्टर जो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस के बाद है ना, थर्ड स्टेप जो होता है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, वो है कंसिडरेशन, ठीक है। कंसिडरेशन क्या होता है? एक मॉनेटरी फॉर्म में कह सकते हैं, ठीक है, कि कुछ ऐसा व्यवहार जो कि लॉफुल होना चाहिए। कंसिडरेशन इज समथिंग फॉर गिवन इन रिटर्न ऑफ प्रॉमिस। कुछ भी जो कि हम प्रॉमिस के रिटर्न में दे, समथिंग फॉर समथिंग, ये एक लीगल मैगजीम है, क्विड प्रो क्वेस। इसमें कहा गया है, उसका मतलब होता है समथिंग फॉर समथिंग, ठीक है। मतलब कि हम कुछ दे रहे हैं तो उसके बदले, हम अपना घर बेच रहे हैं तो उसके बदले तुम घर का जो पैसा है वो दोगे, ठीक है। हम सेब बेच रहे हैं तो उसके बदले हम तुमसे पैसा लेंगे, ठीक है। समथिंग फॉर समथिंग कंसिडरेशन का मतलब हुआ। कंसिडरेशन हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2C ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट पांचवा पॉइंट क्या बोल रहा है? लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। द ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सेट बी लीगल। लीगल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम इलीगल काम कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट होगा वो लीगल होगा, ठीक है। छठा पॉइंट इसका क्या बोल रहा है? कंपिटेंट कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कंपिटेंट कौन होगा कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो ये सेक्शन 11 कहता है, ठीक है। और इसको हम लोग विस्तृत रूप से और एक अलग चैप्टर से ही पढ़ेंगे सेक्शन 11 को। तो यहां पे जल्दी से समझ लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कॉम्पिटेंट कौन कौन होगा। द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी कम्पिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट शैल बी कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। वो कौन व्यक्ति होंगे जो कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे? सबसे पहला, फॉर अ पर्सन टू बिकम कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट सच पर्सन शुड बी मेजर। पहला तो मेजर होना चाहिए, 18 साल से एबव होना चाहिए, इंडियन मेजोरिटी एक्ट में दिया हुआ है। सच पर्सन शुड बी साउंड माइंड, सेक्शन 12 में दिया हुआ है कि जो भी पार्टीज कंपिटेंट होंगे कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए वो क्या है? साउंड माइंड होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, ठीक है। सच पर्सन शुड नॉट बी डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। जो भी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे वो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होने चाहिए। सातवां पॉइंट इसका क्या कहता है? कि फ्री कंसेंट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या होना चाहिए? फ्री कंसेंट। ऐसा नहीं बंदूक की नोक पे बोल रहे हैं कि भैया ये घर मेरे नाम पे लिख दो, ठीक है, वरना उड़ा दिए जाओगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शैल बी फ्री कंसेंट बिटवीन पार्टीज टू मेक कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए फ्री कंसेंट होना चाहिए। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री। कंसेंट कब फ्री कहलाएगा? जब फॉलोइंग ये कुछ एलिमेंट्स है वो एब्सेंट होंगे, यानी ये सब एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तभी हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्री कहलाएगा। पहला कोरेजन सेक्शन 15 में डील है, आगे पढ़ेंगे। अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 में आगे पढ़ेंगे। फ्रॉड सेक्शन 17 में। मिस रिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18, मिस्टेक सेक्शन 20, 21, 22, ये सब आगे पढ़ेंगे। तो जब ये सब एब्सेंट होंगे तब फ्री कंसेंट कहलाएगा, तभी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को लीगल मानेंगे और उसको परफॉर्म करेंगे। पॉइंट नंबर 8, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप बिटवीन देम, ठीक है। मतलब कि लीगल रिलेशन क्रिएट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से वादा किया कि तुम जब मेरे से मिलने आओगी तो मैं तुम्हें एक नेकलेस गिफ्ट करूंगा, ठीक है, तुम्हें मेकअप किट लेके दूंगा। अगर मैं उसको पूरा नहीं करता हूं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लीगल वो मेरे पे एक्शन ले लेगी? नहीं ले सकेगी। तो वही हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कम से कम लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना जरूरी है,
क्या एग्जाम्पल में लिखा हुआ, अ हस्बैंड प्रोमिसिंग हिज वाइफ टू बाय हर अ नेकलेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर बर्थडे इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। हस्बैंड अपनी वाइफ से वादा करता है कि बेबी तुम्हारे बर्थडे पे मैं तुम्हें क्या लेके दूंगा, नेकलेस लेके दूंगा। अगर वो पूरा नहीं करता है तो क्या उसकी बेबी उसको जेल में भेज सकती है, वाइफ उसको जेल में भेज सकती है? नहीं, क्योंकि यहाँ एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हुआ। पॉइंट नंबर 9, पॉसिबिलिटी टू परफॉर्मेंस। ठीक है, क्या कह रहा है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि बेबी, अपनी गर्लफ्रेंड को मैंने कहा कि बेबी जब तुम हमसे मिलोगी ना तो हम तुमको दिखाएंगे कि मैं जादू से कैसे बारिश कर सकता हूँ। ठीक है, जादू से क्या कर सकता हूँ, बारिश कर सकता हूँ। तो ये क्या पॉसिबल है? नहीं है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएंगे। द एग्रीमेंट शुड बी कैपेबल फॉर बीइंग परफॉर्म्ड। ठीक है, सेक्शन 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेज दैट एग्रीमेंट विथ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्म्स आर नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे एग्रीमेंट जो कि इम्पॉसिबल है परफॉर्म्ड होने के लिए, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएंगे। ठीक है, ए प्रॉमिस करता है बी से कि हम तुमको जादू से रेनफॉल ला देंगे, बरसात ला देंगे। सच एग्रीमेंट कैन नॉट बी इन्फोर्स, देयरफॉर इट इज नॉट टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट। और लास्ट पॉइंट कह रहा है लीगल फॉर्मेलिटीज। लीगल फॉर्मेलिटीज इफ एनी रिक्वायर्ड फॉर पर्टिकुलर एग्रीमेंट सच एज रजिस्ट्रेशन राइटिंग दे मस्ट बी फुलफिल्ड। क्या कह रहा है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर जरूरी है एग्रीमेंट में लीगल फॉर्मेलिटीज, जैसे कि रजिस्ट्रेशन करवाना, रिटेन होना चाहिए, तो ये सब लीगल फॉर्मेलिटीज पूरे होंगे तभी कॉन्ट्रैक्ट का क्रिएशन होगा, फॉर्मेशन होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि बता रहा था एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। भाई मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, तो कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा वीडियो। चलो, गुड बाय।